नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम इकोनॉमी के 550 क्वेश्चंस जो कि विवेक सिंह सर ने बनाए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक है वो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मैक्रो फंडामेंटल, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और डब्ल्यूपीआई वगैरह से यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और 20 से 47 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले रिकेप कर लेते हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जीडीपी का हिस्सा क्या होती है, जीडीपी के बारे में देखा था। तो जीडीपी का हमने देखा था 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए, इनकम मेथड, फैक्टर ऑफ इनकम मेथड, दैन अदर 2 मेथड्स, जीवीए मेथड, एक और मेथड है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट देखा था कि इंडियन एम्बेसी है वो भी काउंट होती है, इंटरनेशनल वाटर में इंडियन रेजिडेंट कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी काउंट होती है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। दैन हमने जीडीपी में 3 वैल्यू एडेड मेथड, दैन दिस एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या देखा, जीडीपी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड में ये फॉर्मूला था जीडीपी का, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट सी प्लस सी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। फिर हमने इनकम मेथड में देखा था कि जीडीपी ऑल सब का इनकम आ जाएगी। देन कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज इनपुट फॉर अदर्स। एंड इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, ये भी देख चुके हैं हम। दान ये सब देख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम हम इनफॉर्मल सेक्टर की जो एक्टिविटी होती है उसको भी काउंट करते हैं और री एक्सपोर्ट को भी हम अपनी जीडीपी में काउंट करते हैं। दान हमने ये सब देख चुके हैं हम। ये आप देख सकते हो रिसेशन में क्या होता है, रियल जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव जाता है। दान ये भी देख चुके हैं। हाँ, नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, अनअनपीएट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम की बराबर होती है। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करें तो वो नेट वाली होती है और वो अनअनपीएट मार्केट प्राइस के बराबर होती है। और अनअनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन हमने वीयर एंड टीयर बताया था आपको। देन जीएनआई के बारे में हम देख चुके थे, ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में सब कुछ देख चुके हैं हम पिछले वीडियो में। ग्रॉस नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या था, ये ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो इनकम हो रही है बाहर में वो सारी अब्रॉड, वो सारा नेट फैक्टर ऑफ इनकम, ये सब पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। हमने जीडीपी में देखा था कि प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स दोनों काउंट करते हैं। दैन जीडीपी का जो वैल्यू एडिड मेथड था उसका वाला फार्मूला देख लेते हैं आप। एक्सपेंडिचर वाला हम देख चुके हैं, वो भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवी एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक। और जीवी एट बेसिक प्राइस कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल टू जीवी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। और हमने देखा था प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। देन हमने देखा था कि वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री किसके द्वारा सबसे बेटर मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है पर कैपिटा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस वाला देखा था, आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। देन सब देख चुके हैं। तो हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, कैपिटल गुड्स का वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इन्वेस्टमेंट है। तो सर्विसेज आर नॉट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कंजप्शन गुड भी इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब देख चुके हैं, पिछले में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल में सारा। फिर हमने देखा था कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस वैल्यूएबल मेटल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हमने क्या बोला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या है, आईपीआर और कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी इंक्लूड करते हैं विद मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, ये सारा इसका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट था। देन हमने देखा था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। उसका उल्टा हमने भी देखा था, उल्टा भी देखा था
देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमने देखा था क्या होती है, चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन लेबर। तो मार्जिनल क्या हो जाएगी, उसमें डेल्टा लगा दो, चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन इनपुट। इनपुट कैन बी लेबर और ए कैपिटल। देन फिर हमने ये सब कुछ देख लिया है। फिर हमने देखा था कि ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कैपिटल। यानी कि हमने देखा था कितना एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड है यदि हमें एक और एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करना है। यानी कि 5 से मैं 6 पेन प्रोड्यूस करता हूँ तो कितना मेरे को एक्स्ट्रा कैपिटल देना पड़ेगा, वो क्या दिखाता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। और ये एफिशिएंसी दिखाता है कि कैसे नया कैपिटल है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, उससे कितना एफिशिएंटली हम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक, तो ये सब बातें हम देख चुके हैं पिछले में। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या दिखाता है, इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन आउटपुट इज ICOR एंड इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच extra unit of capital is required to produce one additional unit of output. Overall, it is also showing the efficiency of new capital. Then ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग कैपिटल पर में आउटपुट रेशियो इज इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या इनवर्स होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 21st क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 21st क्वेश्चन। फॉर ए सस्टेन्ड हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू। आपको बताना है कि एक, इस क्वेश्चन को पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। फॉर सस्टेन्ड हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ये क्या कहता है, रेजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम। तो हमने देखा था कि ICOR क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे हम। सो ये ICOR तो कम होना चाहिए हमारा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। सो इसमें देखते हैं बी वाले में, तो ये तो सही बोल रहा है मिनिमम। दूसरे वाले में क्या है, ICOR और दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है, रेजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन दोनों को बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हमने देखा है ICOR क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। देन इंक्रीजिंग द कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड कीपिंग इट कांस्टेंट रेट पे, तो ये भी काम नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है ए फॉर आगरा। वी नीड टू रेज द इन्वेस्टमेंट। यदि सस्टेन्ड हाई ग्रोथ करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और अपना जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको कम से कम रखना पड़ेगा। सो परसेंटेज चेंज इन GDP इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मोर हाई ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और लेस इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पढ़िए, आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू COVID-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन लास्ट ईयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी डिक्रीज्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो हैज डिक्लाइंड और डिक्रीज्ड, कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये क्या बोल रहा है, ये कम हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। तो COVID-19 के कारण लॉकडाउन लग गया था, हमने देखा लॉकडाउन लग गया तो फैक्ट्री क्या है, या तो बंद करना काम कर दी या तो बंद हो गई। आइदर दे क्लोज्ड और लेस कैपेसिटी पे काम कर रही थी, तो लेस कैपेसिटी पे काम कर रही थी तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया उनका। यानी कि 100 रुपये में पहले 100 रुपये मैंने फैक्ट्री में लगाए थे, उससे 5 पेन बना रहा था मैं, तो अभी कितना बना रहा हूँ, 2 ही पेन बना रहा था लॉकडाउन के टाइम पे। सो ये कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है वो क्या है, इंक्रीज हो गया। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो हैज इंक्रीज्ड, यानी कि कैपिटल उल्टा क्या है, आउटपुट टू कैपिटल, ये क्या है, डिक्रीज हुआ। आउटपुट हमारा डिक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज हो गया। कैपिटल उतना ही रहा था, आउटपुट डिक्रीज हो गया था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो गया था। तो ये फर्स्ट बात गलत है, सेकंड सही है। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे, 2 only is correct. Then 23rd question. If factories are running at full capacity utilization, then the marginal productivity of capital will be. यदि फैक्ट्री फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितनी होगी। सो हमने देखा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है,
चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन इनपुट। यदि फुल से चल रहा है तो यानी कि फुल कैपेसिटी चल रहा है, 100 पे 100 चल रहा है, 100 पे मेरे को 5 पेन बनाने थे तो मैं 5 ही पेन बना रहा हूं अभी, तो 6 पेन बनाने के लिए क्या है, मैं 6 पेन बना लूंगा तो उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, कैपिटल में थोड़ा सा 101 रुपये कर दूंगा मान लो, तो ये क्या होगी, कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, फिर पॉजिटिव नंबर होगा, तो ए फॉर आगरा इसका आंसर है। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन कैपिटल। सो इसका आंसर ए फॉर आगरा है। यदि हम कुछ भी इंक्रीमेंटल करेंगे तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी सम पॉजिटिव नंबर इफ इट इज रनिंग एट फुल कैपेसिटी। यदि लेस कैपेसिटी में रन होती तब वो नेगेटिव जाता। इफ कैपेसिटी आर रनिंग एट फुल देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में बी जीरो। लेबर वाली है वो जीरो हो सकती है, परंतु कैपिटल की यानी कि पैसों की जो है वो कितनी हो सकती है, ज्यादा पॉजिटिव नंबर होगी, कैपिटल वाली पॉजिटिव नंबर होगी, और यहां पे लेबर होता तब वो जीरो हो सकती थी। यानी कि किसी काम को करने में 5 मजदूर लगे हुए हैं, तो एक पेन को बनाने में 5 मजदूर लगे हुए हैं, ठीक, तो दूसरे पेन को बनाने में कितने में, दूसरे पेन को बनाने में कितने हैं, 5 लोग भी बना सकते हैं, तो वहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आएगी तो वो जीरो आ जाएगी लेबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24th। ये कहता है इफ ए कंट्रीज ग्रोथ रेट इज गुड बट देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जीरो है, ग्रोथ हो रहा है परंतु एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द रीजन, इनमें से कौन सा आपको रीजन बताना है। तो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो सकता है, इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ क्यों हो सकता है, ग्रोथ हम तब होगा जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, इन्वेस्ट करें, जिसके कारण ग्रोथ हो सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बेटर यूज करें, तब भी क्या है, ग्रोथ हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट, यदि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को। तो इसका आंसर है वो ए फॉर आगरा है। कैपेसिटी इज कमिंग फ्रॉम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमने कारण में देख लिया क्यों है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, ये इसको एक्सप्लेनेशन को मैंने समझा दिया है, बाकी भी पढ़ सकते हो आप। 25th क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ, कब होगी जब। ए ऑप्शन दे रखा है देयर इज ए टेक्निकल प्रोग्रेस इन द कंट्री, जरूरी नहीं है भैया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो तब इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जरूरी नहीं है, इन्फ्लेशन हो सकता है, वो रिसेशन आ सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो जरूरी नहीं है भैया। देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, तब ये जरूरी है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन हमने देख चुके हैं, क्या कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड इज टेकिंग प्लेस, तो जिसके कारण क्या है, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये इसका आंसर सी फॉर कैलकाटा है। 25th क्वेश्चन का आंसर 20, देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। 26th क्वेश्चन, ए कंट्री इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, मशीन्स बढ़ रही हैं, मशीन्स इंक्रीज हो रही हैं, और लेबर क्या है वो डिक्लाइन होगी या मेंटेन होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो मतलब मेनली मशीन से आउटपुट बढ़ रहा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इट, तो कैपिटल टू लेबर, यानी कि कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं, कैपिटल डिवाइडेड बाय लेबर, तो लेबर क्या है, डिक्लाइन हो रही है, और कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। सो कैपिटल टू लेबर रेशियो विल इंक्रीज, तो ये इस रेशियो से इंक्रीज होगा, ये बात सही है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेज, यदि हम मशीन लगा देंगे तो एग्जिस्टिंग लेबर की
प्रोडक्टिव क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। लेबर कितना है, लेबर इनपुट क्या दे रहे हैं लेबर, आउटपुट क्या है हमारा जीडीपी। तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है मशीन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो, और लेबर क्या है उतना ही है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी क्या है वो इंक्रीज होगी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी फिर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि सारों का सारा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो भी ये इंक्रीज हो जाएगी सबकी। सो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यदि कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से जा रहा है तो ये सारी बातें होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन इज रिलेटेड विद सीपीआई। सीपीआई से रिलेटेड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो इसमें बताया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड। तो पहला क्या बोलता है, इन्फ्लेशन डेटा इज पब्लिश्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये डेटा पब्लिश करता है। ये क्या है, करेक्ट है। सीपीआई का डाटा कौन पब्लिश करता है, यही प्रोड्यूस करता है। बेस ईयर कितना है 2011-12, हमने देखा था अभी सीपीआई का बेस ईयर कितना है 2011-12 है, पहले अलग वर्ता था उसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया था, ये बात भी सही है। इट इज रिलीज फॉर, सीपीआई है दैट इज रिलीज फॉर ऑल इंडिया बेसिस पे रिलीज किया जाता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग भी रिलीज किया जाता है, और इसको मंथली बेसिस पे भी रिलीज किया जाता है, मंथली बेसिस पे इसको रिलीज किया जाता है। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, आंसर इसका डी फॉर दिल्ली है। देन अगला क्वेश्चन है वो डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड है। सीपीआई को हम क्या मानते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन मानते हैं। सीपीआई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो 6 मेंबर कमेटी है आरबीआई की, वो देखती है। जो सीपीआई जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, वो इन्फ्लेशन का टारगेट कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, परंतु उसको मॉनिटर कौन करती है, आरबीआई द्वारा मॉनिटर्ड एमपीसी, जिसमें से 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। तो ये क्वेश्चन हमारा है वो डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स डू नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन सर्विस। तो डब्ल्यूपीआई में हम सर्विस काउंट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, हम डब्ल्यूपीआई में सर्विस नहीं काउंट करते हैं। सेकंड कहता है सीपीआई रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सीपीआई में हम गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड करते हैं, ये भी सही बात है। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आल्सो। यदि हम इंपोर्ट करते हैं तो भी वो हमारे पे चार्ज होगा। कोई भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं तो पहले हम होलसेल में इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में वो रिटेल में जाएगी। तो होलसेल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यूपीआई मेजर कर रहे हैं, रिटेल के लिए क्या है, सीपीआई मेजर कर रहे हैं। तो इंपोर्ट हुआ तो वो इन दोनों पे ही जाएगा, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों को इफेक्ट करेगा। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सीपीआई डज नॉट, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सीपीआई डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन कैपिटल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये भी सही बात है, सीपीआई में कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, फाइनल गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं। सीपीआई में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड किए जाते। सो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। ये इसमें और कुछ देखने की जरूरत है क्या, नहीं। Then 29th question is about again WPI. WPI index include the price change of which of the following? तो WPI में एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है क्या, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। WPI में इन सब का प्राइस चेंज इंक्लूड किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। WPI के अंदर हम तीन कैटेगरी होती है, प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखते हैं आगे। तो प्राइमरी, इसके अंदर 3 कैटेगरी है WPI की, कौन कौन सी, प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा क्या है फ्यूल एंड पावर, एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज होता है 23% के करीब, लगभग 23%। फिर 13% किसका होता है, फ्यूल एंड पावर का, एंड बाकी बच गया 64%, 23 और 13 36, 36 और 64 100, बाकी बच गया मैन्युफैक्चरिंग का 64। सो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टेक्सटाइल,
टेक्सटाइल, लेदर, मशीन्स, टूल्स, ये सब इसमें इंक्लूड करते हैं। देन फ्यूल और पावर में क्या आ जाएगी, कोल और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। एंड प्राइमरी प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है उनसे वाला हम निकालते हैं इसे। तो WPI को कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वो रिलीज करता है। उसका ऑफिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। WPI में 697 आइटम होते हैं टोटल। WPI का भी बेस ईयर कितना है, 2011-12 है। और WPI में हम होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। WPI में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक। और इंपोर्टेड वाला इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं करते, सर्विस नहीं करते। बाकी एग्रीकल्चर, मिनरल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल, लेदर, मशीन टूल, ये WPI में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी इज लिंक्ड विद विच CPI, कौन सी CPI के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी को लिंक किया जाता है, जिसमें उनको डियरनेस अलाउंसेस दी जाती है, यानी कि महंगाई भत्ता है वो किससे लिंक्ड होता है, वो होता है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर से, बी फॉर बॉम्बे, इंडस्ट्रियल वर्कर वाले से। 31st क्वेश्चन इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू WPI। तो WPI का बेस ईयर 2011-12 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आप इसको पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए खुद से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वेट ऑफ कमोडिटी इन WPI बास्केट आर फिक्स्ड टिल द रिवीजन और चेंज इन बेस ईयर। तो वेट ऑफ कमोडिटी हमने देखा था कि वेट अलग अलग है। प्राइमरी का कितना है 23%, 13% फ्यूल एंड पावर का है, एंड बाकी 64% मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इनका सबका जो वेट है वो क्या है, फिक्स्ड होता है जब तक चेंज न किया जाए, ये बात सही है। वेट ऑफ कमोडिटी इन WPI basket are determined on the basis of domestic production plus net of export। ये गलत है, हमने अभी देखा था कि नेट ऑफ इंपोर्ट पे ये इंक्लूड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड सही हो जाएगा। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का हमने देखा WPI में सबसे ज्यादा वेटेज है, ये भी सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, C फॉर कलकत्ता। तो इसका जो वेटेज है वो डिटरमाइन किया जाता है WPI के अंदर, वेटेज डिटरमाइन किया जाता है NTV पे, नेट ट्रेडेड वैल्यू पे। नेट ट्रेडेड वैल्यू होती है वो क्या होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इंपोर्ट के बराबर होती है ये। डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि जितने भी कमोडिटीज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिर उसमें से हम एक्सपोर्ट घटा देंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इंपोर्ट WPI के अंदर हम काउंट करते हैं। और ये जो बेस इनका जो वेटेज है वो हम कांस्टेंट रखा जाता है जब तक हम बेस ईयर चेंज ना करें। 32nd क्वेश्चन, WPI इंडेक्स इज, तो डबल डिजिट में था 2021-22 के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबल रीजन, इसमें बताना है कि आपका कौन सा रीजन है। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए। पहला है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट यस इट वाज, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है, तो ये आपको पता होगा तभी कर पाओगे। हायर वेटेज ऑफ इनपुट एंड एनर्जी आइटम यस, हायर एडिबल ऑयल प्राइसेस थे, क्रूड एंड इनपुट हायर थे 2021-22 में। और 2020-21 का जो WPI था वो बहुत कम था, इसके कारण बेस इफेक्ट लगा इस पे, जिसके कारण ये बढ़ गया इसका ईयर ऑन बेसिस पे जब कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे रीजन दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो खुद से, वरना वो बता दिए इतने ही है। देन 33 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है क्या, पहले बात तो ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनकम। अब बताइए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, इट मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड चेंज इन कंज्यूमर इनकम। ये मेजर करता है इसको, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड को मेजर करता है, यानी कि हाउ डिमांड इज रेस्पॉन्सिव टू द इनकम, यानी कि ये रेशियो होता है वो इसको बताता है। सही बात है ये।
तो दिस इज करेक्ट. यूजिंग दिस concept it is possible to tell a particular goods is necessity good or luxury good. ये हम नहीं बता सकते. सो इसका आंसर ये बता सकते हैं हम. कैसे बताएंगे ये आगे देखते हैं. ठीक है, इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता, बोथ 1 and 2. यूजिंग दिस कंसेप्ट इट इज पॉसिबल टू पर्टिकुलर गुड्स रिप्रेजेंट दिस. आगे देखते हैं. ठीक है, कैसे. इनकम इलास्टिसिटी, यदि इनकम इलास्टिसिटी यानी कि जो कि क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में इनकम इज लेस देन 1 हुई तो क्या हो जाएगा, वो नेसेसिटी गुड होगा. और मोर देन 1 हुई तब क्या होगा, वो एक लग्जरी गुड होगा. ये सारा इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया. यदि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 तब क्या हो जाएगा, वो लग्जरी गुड हो जाएगा. लेस देन 1 है तब नेसेसिटी गुड हो जाएगा. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड एज ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. So percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. So it measures the responsiveness of the quantity demanded for a goods or service to change in income. Next question 34. Term of trade. Regarding term of trade of a country with another trade. एक कंट्री दूसरे के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसकी टर्म ऑफ ट्रेड होगी. How it is going. ये इसका एक फॉर्मूला होता है टर्म ऑफ ट्रेड का. वो क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स. एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स. तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू द इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स. ये सही बात है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट 2 इसका रिवर्स है तो ये गलत है. स्टेटमेंट थर्ड क्या हो जाएगा, क्या कहता है, इट इज अ मेजर ऑफ how much import a country can get for a unit of exported good. तो कितना imports ला सकते हैं हम in response to exported good. तो ये exported good को बताता है in term of imported goods. तो ये सही बात है. फॉर्मूले से ही देख के कर देंगे. Then TOT increases with increase in price of exported good. यानी कि exported good है, EPI इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टीओटी इंक्रीज होगा. सही बात है. दिस इज अगेन करेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4. सी फॉर कलकत्ता. सो टर्म ऑफ ट्रेड हमने देख लिया, ये भी शब्द देख लिया है. राइज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट वुड इंक्रीज द टीओटी व्हाइल राइज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड विल डिक्रीजेस. बाय द फॉर्मूला से हम सीधा सीधा कर सकते हैं. बाकी ये समझाया गया है, एप्पल का प्राइस इतना बताया गया है, ये आप देख सकते हो, आसान भाषा में बताया गया है. बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दी. डन. 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी. तो डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, ये ए दिया हुआ है क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी. वर्ल्ड जीडीपी का क्या लेना देना है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये गलत है. बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है ओपननेस से. एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी मतलब देन ट्रेड बैलेंस का भी इसी को लेना देना नहीं है. आंसर डी फॉर दिल्ली है. डिग्री ऑफ ओपननेस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी. यानी कि जो टोटल कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो बताता है ओपननेस ऑफ इकोनॉमी को. ये फैक्ट पता होना चाहिए. अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन. ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है. ये कहता है कि एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड. स्टेडीली डिक्रीज बोल रहा है एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये गलत बात है. सेकंड, इंपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ये भी गलत बात है. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होगा, ट्रेड. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज द ट्रेड बैलेंस दैट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली डिक्रीज इन द लास्ट डिकेड. तो ये भी क्या है, गलत बात है. ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये गलत है तीनों के तीनों. अभी इनको देखते हैं हम ग्राफ में. देखो, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखोगे तो वो क्या है, पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर अगेन इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ. कोई ट्रेंड नहीं शो कर रहा है लास्ट 10 ईयर में, कोई स्टडी ट्रेंड नहीं है.
सिमिलरली क्या है, इंपोर्ट में है कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेड बैलेंस में भी क्या है, कोई ट्रेंड नहीं है, स्टेडी डिक्रीज या इंक्रीज का कोई ट्रेंड नहीं है। तो इन तीनों में कोई ट्रेंड नहीं है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी में, ये बात आपको पता होनी चाहिए बस। 37वां क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक सर्वे से है, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्विस ट्रेड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, सर्विस ट्रेड बैलेंस हैज कंसिस्टेंटली बीन पॉजिटिव इन द लास्ट 10 ईयर। सर्विस ट्रेड बैलेंस हैज कंसिस्टेंटली बीन पॉजिटिव इन लास्ट 10 ईयर। क्या ये रहा है? सही बात है, ये तो सर्विस ट्रेड हमारा था वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। सर्विस ट्रेड का जो बैलेंस है वो हमारा पॉजिटिव रहा है, यानी कि हम जितना सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम इंपोर्ट करते हैं सर्विस को, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं सर्विस का। दिस इज करेक्ट। सेकंड क्या है, आवर सर्विस एक्सपोर्ट इन 2021-22 इज स्टिल बिलो द प्री पैंडेमिक लेवल। ये गलत बात है, तो इसका आंसर ए फॉर आगरा है। देखते हैं, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट हैज कंसिस्टेंटली बीन हायर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द लास्ट 10 ईयर। ये बात हम देख लिया। देन एक्सपोर्ट हैज क्रॉस्ड द वैल्यू। 2019-20 का जो लॉकडाउन के बाद में थोड़ा स्लो डाउन आया था, रिसेशन आया था टेक्निकल, तो उसके बाद में ये द्वारा उसे लेवल पे चला गया है 2021-22 के बाद में। 38 क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़िए आप, अटेम्प्ट कीजिए। Which of the following commodities had the highest share in merchandise export last year? 2021-22 के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी कमोडिटी का ट्रेड किया गया था इंडिया के द्वारा? एक्सपोर्ट किया हमने किस चीज को? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। याद रखना है, कमोडिटी हैज द हाईएस्ट शेयर इन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट लास्ट ईयर वाज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 39 क्वेश्चन, हमने सबसे ज्यादा कौन सा एक्सपोर्ट किस कंट्री को किया है? मर्चेंटाइज। विच कंट्री रिमेन द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर मर्चेंटाइज ट्रेड्स इन लास्ट ईयर? कौन सा था? हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं? यूएसए को करते हैं। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, पता होगा तो करोगे वरना नहीं करोगे, सीधी सी बात। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैड द हाईएस्ट शेयर इन मर्चेंटाइज इंपोर्ट? हमने कौन सी कमोडिटी सबसे ज्यादा इंपोर्ट की थी? बताइए, इंपोर्ट क्या किया था सबसे ज्यादा? क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट क्या किया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंपोर्ट क्या किया? क्रूड पेट्रोलियम। विच कंट्री, कौन सी कंट्री से? विच कंट्री रिमेन द टॉप इंपोर्ट सोर्स ऑफ मर्चेंडाइज इन लास्ट ईयर? यानी कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम कौन सी कंट्री से करते हैं? चाइना से करते हैं भैया। यूएसए के साथ तो हमारा सरप्लस है, चाइना से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ट्रेड डेफिसिट मोर देन $50 बिलियन विद चाइना। 42nd क्वेश्चन, अगेन डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, पता होगा तो कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर्स हैव इंक्रीज्ड इन द 2021-22 एज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल 2019 एंड 20? तो इनमें से कौन सा पैरामीटर इंक्रीज हो गया है 2019-20 के बाद में? तो कौन सा इंक्रीज हुआ है? इसका आंसर सी है, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस हैज इंक्रीज्ड एंड पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। रियल इनकम और पर कैपिटा रियल इनकम है, ये डिक्रीज हुआ है अभी तक। तो ये देखते हैं डेटा, ये डेटा टेबल आपको पता होना चाहिए, याद होगा तो अच्छी बात है। तो करंट प्राइसेस में दिया हुआ है, एक कांस्टेंट प्राइसेस में दिया हुआ है, ठीक। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम थी वो क्या है, डिक्लाइन हुई है 2021-22 के अंदर 2019-20 से, ये क्या है, कम हुई है, पर कैपिटा इनकम कम हुई है एट कांस्टेंट प्राइस। जबकि हम करंट प्राइस पे देखेंगे तो ये क्या है, ये इंक्रीज हो गई है, कितनी हो गई है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए हमारी पर कैपिटा इनकम है, 1.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है हमारी 2021-22 के अंदर एट करंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है 91,700, कांस्टेंट प्राइस वाली कम हुई है,
इस वाली डिक्रीज हुई है, ठीक। पर कैपिटा जीडीपी है वो करंट प्राइस पे कितनी है, 1.73 लाख पर कैपिटा जीडीपी है वो 1.73 लाख है, पर कैपिटा है ये। तो ये सारा डेटा, इसमें से आप और डेटा भी देख सकते हो टेबल में से, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। देन 43rd क्वेश्चन, in 2021-22 industrial sector activity has recovered from the pandemic of the year 2019-12। ये सही बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक्टिविटी है वो रिकवर कर चुकी है 2019-20 से, ये फैक्ट है, ये इंक्रीज हो चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है अगेन 2021-22 के अंदर सर्विस सेक्टर है वो लगभग उतना ही रहा है, 2019-20 के बराबर ही है सर्विस सेक्टर 2021-22 में, और 2019-20 के बराबर ही है। ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है, देखते हैं टेबल में। सो सर्विसेज है वो लगभग कितना है, 8.2, 7.2 थी तो उतना ही है। जीवीए पे देखो तो जीवीए कांस्टेंट प्राइस वाला देख रहे हैं, तब एनुअल ग्रोथ वो लगभग इतना ही ग्रोथ हो रहा है, इसमें सर्विसेज में इतना ही हो रहा है। देन इंडस्ट्री में -1.2 से 11.8 आ गई है, यानी कि ये रिकवर हो चुकी है। सर्विसेज उतना ही है। जीवीए बेसिक प्राइस कितना था वो भी इंक्रीज हो चुका है, 4.1 से 8.6 हो चुका है। तो इस टेबल को भी आप देख सकते हो। देन 44th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस इन नॉमिनल जीवीए हैज इंक्रीज्ड इन 2021-22 एज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक ईयर 2019-20। तो सर्विस का शेयर इन नॉमिनल जीवीए वो इंक्रीज हुआ है, नहीं मैंने अभी क्या देखा है वो डिक्रीज हुआ है। तो सर्विसेज अभी रिकवर नहीं है तो वो क्या है, डिक्रीज हुआ है। और इंडस्ट्री का शेयर है वो नॉमिनल जीवीए के अंदर क्या है, वो इंक्रीज हुआ है। अभी पिछले में देखा था ना कि हमने ये देखा, ये देखो ये इंडस्ट्री रिकवर कर चुकी है, सर्विस क्या है अभी भी उतना ही है लगभग। सो ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। फिर आगे और देखते हैं इसको। तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है, नन ऑफ द अबव। उल्टा कर दिया गया स्टेटमेंट्स को। इसमें हम देखते हैं इंडस्ट्री में कितना है। इंडस्ट्री में नॉमिनल जीवीए का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो वो क्या है, 26 से 28 हो गया है, और सर्विसेज का वो डिक्लाइन हुआ है। सर्विसेज का शेयर नॉमिनल जीवीए के अंदर डिक्लाइन हुआ है, 55 से 53 हो गया है। ये इंक्रीज हुआ है 26 से 28। इंडस्ट्री का इंक्रीज हुआ है, सर्विस का डिक्लाइन हुआ है, ओवरऑल जीवीए उतना ही था, ठीक है। देन 45th क्वेश्चन, in 2021-22 which of the following demand side component recovery is minimal from the pre-pandemic level। इनमें से सबसे कम रिकवरी किसकी हुई थी, गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। सबसे कम रिकवरी हुई थी वो प्राइवेट कंजम्पशन की हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है, अगेन इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। प्राइवेट कंजम्पशन सबसे कम रिकवरी हुई है 2021-22 में। दान ये दिया हुआ है 19.7, बाकी सबकी ज्यादा देख सकते हो आप टेबल में, इसको रोक के। सबसे ज्यादा देखोगे तो किसका हुआ है, 111.8 इंपोर्ट का हुआ है सबसे ज्यादा। देन 46th क्वेश्चन, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट ग्रू मोर इन 2021-22 एज कंपेयर टू ग्रोथ इन द टोटल इंपोर्ट। हम अभी क्या देखे हैं दो क्वेश्चन में कि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा गति से इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंपोर्ट लगभग 30% इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, एंड एक्सपोर्ट है वो हमारा कम ही रहता है वैसे भी। एक्सपोर्ट कितना है, 15% के करीब इंक्रीज हुआ है, 15% के करीब हुआ है, ये 30% इंक्रीज हुआ है ग्रोथ। बोथ द एक्सपोर्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इन 2021-22 both export and import have crossed the pre-pandemic level। ये बात क्या है, सही है। तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, 46 का बी फॉर बॉम्बे 2 ओनली। तो इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 15%, लगभग अप्रोक्सीमेटली 15%, एंड इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 30%। इन 2021-22 के अंदर वो ग्रो होंगे, ठीक है। 47th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इंडिया रशिया ट्रेड से रिलेटेड है। तो इंडिया का आपको बताना है कि ट्रेड सरप्लस है क्या रशिया के साथ, नहीं है भैया, इंडिया रशिया के साथ ट्रेड सरप्लस नहीं है, वी आर ट्रेड डेफिसिट है हमारा इसके साथ, रशिया के साथ।
चाइना के साथ भी डेफिसिट है, यूएसए के साथ सरप्लस है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। इंडिया एक्सपोर्ट टू रशिया आर मेनली राइस एंड शुगर। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं रशिया को? राइस और शुगर थोड़ी करते हैं, ये भी गलत है। इंडिया इंपोर्ट क्या करता है रशिया से? क्रूड एंड डायमंड, ये सही है, थर्ड ओनली। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली। हम इंपोर्ट करते हैं, ये आगे देखते हैं स्लाइड में। सो रशिया को हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं पैकेज मेडिकेंट्स, यानी कि पैकेज मेडिकल सप्लाई, ब्रॉडकास्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब हम एक्सपोर्ट करते हैं, टी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया 3 चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, पैकेज्ड मेडिकेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट एंड टी, मेनली मेन प्रोडक्ट। मेनली जो 3 है, टॉप 3 वो यही हैं। और रशिया एक्सपोर्ट क्या करता है इंडिया को? क्रूड पेट्रोलियम, कोल ब्रिकेट एंड डायमंड, सीसीडी। रशिया इंडिया को कहाँ ले जाता है? सीसीडी में, सीसीडी देता है इंडिया को, क्रूड पेट्रोलियम, कोल एंड डायमंड। ठीक, हम सबसे ज़्यादा वेपन किससे लेते हैं? रशिया से लेते हैं। सबसे ज़्यादा वेपन एक्सपोर्ट कौन करता है? यूएसए करता है। ओवरऑल में देखें सब कंट्रीज को यूएसए नंबर 1 पे आता है वेपन एक्सपोर्ट में, दूसरे पे रशिया आता है। इंडिया किससे लेते हैं सबसे ज़्यादा? रशिया से लेता है। इंडिया लास्ट 10 साल में रशिया से सबसे ज़्यादा वेपन लिए हैं, लास्ट 20 साल में। ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर ये इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वाला वीडियो है वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा। तो ये 47 क्वेश्चन थे, फर्स्ट 47 वो बेसिक से थे, जीवीए जीडीपी वगैरह वगैरह सब में क्वेश्चन में थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं सर। धन्यवाद देखने के लिए।